नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार बीते देर शाम थम गया है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण, कांग्रेस के घोषणा पत्र और सैम पित्रोदा के बयान की जमकर चर्चा हुई है। पहले चरण में मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस के न्याय पत्र पर फोकस था, तो वहीं दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया भाषण चुनाव के केंद्र में रहा। तो दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मताधिकार का इस्तेमाल जनता करती हुई नजर आने वाली है। ऐसे में जानते हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम विपक्षी दल है उनकी स्थिति क्या थी। तो अलीगढ़ में अगर साल 2019 के नतीजों पर गौर करें तो सतीश कुमार गौतम बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए थे, जिनको अलीगढ़ की जनता ने प्यार दिया और 2019 में अलीगढ़ की सीट बीजेपी के पास गई। वही अमरोहा का मुकाबला भी दिलचस्प है। कंवर सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए थे, लेकिन यहां पर बसपा का मैजिक देखने को मिला था, क्योंकि कुंवर दानिश अली पर जनता ने भरोसा जताया और 2019 में यह सीट बसपा के पास गई थी। अब अगर बागपत पर गौर करें तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और यहां से वो चुनाव जीते, लेकिन उनके ऑपोजिशन में उतारे गए थे जयंत चौधरी, जिनको 48.5% वोट मिला था। लेकिन इस बार समीकरण बहुत ही अलग है, दिलचस्प है, क्योंकि जो कैंडिडेट 2019 में बीजेपी के ऑपोजिशन में उतारे गए थे, अब वही पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी हुई है, यानी कि एनडीए अलायंस का हिस्सा है। अब बुलंदशहर की बात करेंगे, जहां भोला सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। वहां की जनता ने भरपूर प्यार दिया, 60.9 उनका वोट प्रतिशत रहा। वहीं उनके ऑपोजिशन में बसपा ने योगेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था। चूंकि 2019 में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो यहां दोनों ही पार्टियों ने संयुक्त तौर पर योगेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था। अब बात होगी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की, क्योंकि ये सीट इस बार भी हाई प्रोफाइल है। डॉक्टर महेश वर्मा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते भी थे। उनके ऑपोजिशन में सतवीर को बसपा ने चुनावी मैदान में उतारा था। बहरहाल 35.7 उनका वोट प्रतिशत रहा और वो दूसरे नंबर पर रहे। गाजियाबाद, दिल्ली से सटा गाजियाबाद, ये भी हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। अगर 2019 के नतीजों पर गौर करें तो जीत का मार्जिन यहां अच्छा खासा था। बीजेपी के विजय कुमार सिंह को एक बड़ी बहुमत के साथ सीट पर जीत मिली थी। उनके ऑपोजिशन में समाजवादी पार्टी के सुरेश बंसल को चुनावी मैदान में उतारा गया था। अब बात होगी मथुरा की, यहां बीजेपी इस बार जीत के हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी। हेमा मालिनी को यहां से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। 2014-2019 ये दोनों ही चुनाव ऐसे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में ये सीट भी बीजेपी के पास थी। इस बार भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को रिपीट किया है, हेमा मालिनी को, जिनको 2019 में जीत मिली थी। उनके ऑपोजिशन में कुंवर नरेंद्र सिंह बसपा से चुनावी मैदान में उतारे गए थे। तो सीट पर बीजेपी जीत के हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश करेगी। चूंकि हेमा मालिनी पर बीजेपी ने एक बार फिर से दाव लगाया है, लेकिन बीजेपी का ये दाव कितना कारगर साबित हो सकता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब बात आएगी मेरठ की, चूंकि इस बार मेरठ से बीजेपी ने नए कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है, अरुण गोविल के तौर पर। जहां राजेंद्र अग्रवाल 2019 में चुनावी मैदान में उतारे गए थे। वोटों का जो अंतर था वो बहुत कम था, ये यूं कहे कि जीत का मार्जिन बहुत कम था, क्योंकि हाजी मोहम्मद को महज 48.2 वोट मिले थे, जबकि राजेंद्र अग्रवाल को 48.3, तो 0.1 वोट प्रतिशत का अंतर था और बीजेपी के प्रत्याशी को सीट पर जीत हासिल हुई थी। तो 13 राज्य 88 सीटों पर कल जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, लेकिन इन 8 सीटों पर फिलहाल जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। अब इस मुकाबले में कौन जीतता है ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यहां पर लगातार वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले चरण में वोट प्रतिशत बहुत कम रहा था, जो कि हर एक पार्टी के लिए चिंता का विषय है।
अब सीधा रुख करेंगे अमरोहा से। इरशाद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरशाद, देखिए कल वो दिन होगा जब अमरोहा की जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी, मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? जिला प्रशासन कितना मुस्तैद है? हाँ, मैं आपको बताऊं, ये अमरोहा में करीब 5000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और अमरोहा में जो है वो रोचक मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मतदान के लिए उत्साहित है। अदरवाइज जो जाट समाज है वो भी उत्साहित है। अगर बात की जाए तो अमरोहा में जो है मतदाता है वो 17,16,000 कुछ मतदाता निवास करते हैं और वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। अमरोहा में जो कुंवर दानिश अली हैं वो पहले बसपा और गठबंधन समाजवादी का जो गठबंधन था उससे वो उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर है उन्हें पराजित किया था और जीत दर्ज की थी। लेकिन अब फिर दोनों ही वो लोग आमने सामने, और बीएसपी के मुजाहिद चौधरी वो भी सामने हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुल 12 प्रत्याशी मैदान में है, जिनका कल किस्मत का जो फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। हालांकि 3 प्रत्याशी जो है वो काफी चर्चा में। 2019 में ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। क्या इस बार समीकरण के बदले जाने से बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आएगा क्या? हाँ, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी इस सीट को गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि अमरोहा में लगातार 23 दिन में जो 3 बार मुख्यमंत्री का दौरा, प्रधानमंत्री का दौरा, अदरवाइज जो बड़े दिग्गज नेता सभी का बार बार दौरा यहाँ पर देखा गया। जो पहले प्रचार चल रहा था और उन्होंने काफी कड़ी मशक्कत की, मेहनत की। उन्होंने क्या हम चुनाव जीते, लेकिन अभी जनता जनार्दन किस तरीके से अपना मतदान करती है और किसे जिताएगी अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी मतदान की स्थिति चल रही है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अमरोहा में जो है वो 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और जो अमरोहा जिलाधिकारी हैं और जो है सभी लोग बराबर जो स्थल बनाए गए हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण इंतजाम अमरोहा में हो चुके हैं। देखिए इरशाद, अगर हम 2019 पर गौर करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद ये तीनों एक साथ थी, लेकिन अब इस बार तीनों ही अलग अलग है। बसपा अकेले चुनावी मैदान में उतरी है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर मजबूती से इस चुनावी रण में उतर चुकी है। वहीं इस बार अगर हम जयंत चौधरी यानी कि रालोद की बात करें तो वो एनडीए का एक मजबूत हिस्सा है। एनडीए का जिस तरीके से रालोद ने एनडीए का दामन थामा है, क्या इस बार अमरोहा में समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं? क्या रालोद के साथ आने से अमरोहा में कोई समीकरण बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस चीज का जो है वो इजाफा जरूर भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि आरएलडी का जिस तरीके से गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कहीं जो एनडीए है उसे मजबूती मिली है। और लेकिन बात ये नहीं है, क्योंकि अमरोहा लोकसभा में करीब 6.5 लाख मतदाता वो मुस्लिम समाज के निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत है। और बीएसपी की तरफ जिस तरीके से लोगों का रुझान बढ़ता चला गया है, पिछले 3 दिन में जो है काफी चेंज आए हैं, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद इरशाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरे चरण के रण में जो समीकरण है वो इस बार बदल चुके हैं। अब इसका फायदा किस पार्टी को होगा, फिलहाल ये देखना बेहद दिलचस्प है, लेकिन हर एक पार्टी यहाँ पर जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। और इस चरण की बात करें तो बीजेपी के लिए अमरोहा सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमरोहा में 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का मार्जिन भी काफी कम रहा था। इस बार बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य स्थापित किया है। क्या हारी हुई सीटों को बीजेपी जीतने में कामयाब होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। तो अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ के साथ ही मथुरा में कल वोट डाले जाएंगे। वहीं अगर हम पहले चरण की बात करें तो यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुए थे। 7.25% वोट पड़े थे। सबसे कम वोटिंग रामपुर सीट पर देखने को मिली थी और रामपुर लोकसभा सीट पर कुल 54.77% वोट पड़े थे। वहीं कम वोट पड़ना भी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल की बात थी, जिसको लेकर दूसरे चरण की जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आया, क्योंकि लगातार दूसरे चरण के लिए प्रशासन घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहा है। अब इसका असर धरातल पर कितना देखने को मिलेगा, फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है। पार्टियों ने अपना दमखम तो दिखा लिया है, लेकिन अब कमान जनता के हाथ में है कि आखिर जनता कल किसे वोट देगी और कल
88 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब मोदी ने तीसरे चरण की लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और यही कारण है कि वो आज आगरा, बरेली और शाहजहांपुर की लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज प्रदेश की 2 अलग लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी जसवंत नगर, इटावा में भी रैली करेंगे। तो आगरा से हमारे सहयोगी जावेद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ताजनगरी आगरा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आप इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, क्या कुछ तैयारियां वहां देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं लगातार कई राज्यों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लगातार उनके तूफानी दौरे जारी हैं। तो इसी को लेकर के आज ताजनगरी आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा पहुंचेंगे और आगरा के कोठी मीना बाजार स्थित यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा के खैरिया हवाई अड्डे पर लगभग 12 बजे पहुंचेंगे और वहां से सीधे वो जो कोठी मीना बाजार मैदान है वहां पहुंचेंगे। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। आप खास तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा स्टेज भी बनाया गया है। जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री यहाँ इसी स्टेज से जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ में देश के तमाम नेता यहाँ मौजूद होंगे, तमाम जो है मिनिस्टर यहाँ मौजूद होंगे, आगरा के सभी विधायक और दोनों सांसद यहाँ मौजूद होंगे। तो जो दोनों सांसद है आगरा लोकसभा सीट के एसपी सिंह बघेल और आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से राजकुमार चाहा, दोनों की लेकर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और दोनों के लिए वोटों की लोगों से अपील भी करेंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो खैरिया हवाई अड्डे से लेकर जो कोठी मीना बाजार है यहाँ तक जो है पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगा। रूफ टॉप से भी पुलिस की निगरानी रहेगी। वहीं एटीएस की तमाम टीमें यहाँ पर गठित की गई हैं, लगाई गई हैं निगरानी के लिए और पीएससी की कई टीमें भी यहाँ पर निगरानी के लिए लगाई गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी चुनावी जनसभा मैदान में जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों लोगों की संख्या में आने वाले लोगों को चुनावी भाषण देंगे और लोगों को वोट की अपील करेंगे। कुछ महिलाएं भी इस वक्त हमारी मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मुताबिक इस बार चौथी बार जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। आगरा के जरिए और कितनी लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे? जावेद, मैं कहती हूँ राजकुमार चाहा या एसपी सिंह बघेल जी वोट उन्हीं को दिया जाए, उन्हीं को जिताया जाए। उसी में मोदी सरकार की जीत है और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि हमारी महिलाओं जैसी जो पीड़ित महिलाएं उन लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा कार्य किया है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक बहुत खुश है और मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को जो उन्होंने इतने देश के लिए अपनी सेवा का भाव किया है। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, देखिए किस तरह से यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं चुनावी जनसभा को सुनने के लिए। उनसे भी बात कर लेते हैं। एक बात, क्या नाम है मैडम आपका? सभा में पहुंची है मोदी जी के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे? जरूर है क्या क्योंकि मीना बाजार में देख सकते हैं लोगों को कितना उत्साह है और हम इस बात मोदी जी को फिर से विजय बनाएंगे भारत। तो कहीं ना कहीं और भी लोग हैं किस तरह से देखिए मोदी जी के पोस्टर को लेकर के, बैनर को लेकर के हाथ में यहाँ खड़े हुए हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिमा भार्गव है, लोकसभा संचालन समिति में लाभार्थी प्रमुख हूँ और महानगर एमपी की प्रमुख हूँ। आज मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं, क्या महसूस कर रही है, कैसा लग रहा है? आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने यहाँ आए हैं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है वो आने वाली पिछली सरकारें जो थी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज आप भारी संख्या में आप अभी देख रहे हैं उनको आने में टाइम है, लेकिन 9 बजे की महिलाएं इकट्ठी हो गई है तो है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है, बड़े और तमाम लोगों की यहाँ पे तो व्यवस्थाएं जावेद, की आपने गई ठीक है। कहा कि लोगों में उत्साह है, खासकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, महिलाएं पहुंच भी चुकी हैं। लेकिन देखिए, कोठी मीना बाजार, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मुताबिक तीसरी या चौथी बार जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। ये जनसभा भले ही आगरा में है, लेकिन इस जनसभा के जरिए या इस रैली के जरिए और कितने लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो ये कोई पहली बार नहीं है। 2014 में जब पहला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो वहीं 2014 के चुनाव के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मैदान से यहाँ से गए थे और यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद में जब 2019 का चुनाव आया तो उसके बाद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कोठी मीना बाजार के मैदान से लोगों को चुनावी भाषण दिया था और मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने फतेह हासिल की थी। तो इस बार भी कह सकते हैं 2024 का चुनाव है और बहुत कश्मकश चुनाव है और यहाँ इस वक्त भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कोठी मीना बाजार से जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो चुनाव मैदान है, कोठी मीना बाजार मैदान है, ये भाई बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। बिल्कुल जावेद, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मंच पर मौजूद रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने में और कितना समय बाकी है? जावेद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी। जावेद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगरा पहुंचने में और कितना समय बाकी रह गया है? देखिए, अभी लगभग 10:30 का समय हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय जो है यहाँ पर लगभग 12 बजे के आसपास के पहुंचेगा। वो सीधे खेरिया के हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से वो सीधे कोठी मीना बाजार के मैदान पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जावेद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा बार बार सपा की बदलते लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम की है। समाजवादी पार्टी ने अभी 2 दिन पहले ही कन्नौज लोकसभा सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, जो कि सैफई परिवार से हैं और अखिलेश के भतीजे भी हैं। तेज प्रताप 24 अप्रैल को कन्नौज सीट से नॉमिनेशन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन अब उनका नामांकन टल गया है। अब खबर है कि समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट से एक बार फिर से उम्मीदवार को बदल दिया है। इत्र नगरी यानी कि कन्नौज की लोकसभा सीट से तेज प्रताप की जगह अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उतरेंगे। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने अखिलेश की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। अखिलेश 25 अप्रैल की दोपहर कन्नौज सीट से नामांकन करेंगे। सपा इससे पहले बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर सीट से भी अपने उम्मीदवारों को बदल चुकी है। अब कन्नौज से उम्मीदवार बदलने के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के रण में कन्नौज सीट से क्यों अखिलेश यादव को खुद उतरना पड़ रहा है और आखिर क्यों तेज प्रताप यादव को उम्मीदवारी के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही हटाने की नौबत आ गई। तो 48 घंटे के अंदर ही समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। आखिर इस बदलाव की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि अब अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे हैं। अखिलेश यादव आज कन्नौज से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। उनके ऑपोजिशन में सुब्रत पाठक भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नजर आने वाले हैं। राजेश यादव फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, देखिए कन्नौज के रण में अब अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। आखिर कन्नौज में ऐसी क्या समस्याएं समाजवादी पार्टी के सामने आ गई जो उन्होंने तेज प्रताप यादव का टिकट हटा के सपा प्रमुख को चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की तो बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव चर्चा में नहीं थे कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक बार जैसे ही उनका नाम चर्चा में आया कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए तो सियासी सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं पश्चिम यूपी में, क्योंकि पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव का रण में उतरना बहुत बड़ी बात होती है। और पश्चिम यूपी की सीटों पर समझ लीजिए कि एक तरफ से अगर कहा जाए तो वहां का समीकरण बिल्कुल अलग दिखने लगेगा अखिलेश यादव के पश्चिम में या कन्नौज के रण में उतरने के बाद। और दूसरी चीज आपको बता दें कि वहां से जो तेज प्रताप यादव का टिकट काटा गया है, उनको हटाया गया वहां से, तो जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं अभी अखिलेश यादव उनको चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन कन्नौज से खुद उन्होंने बागडोर इसलिए संभाली है
कि पश्चिम यूपी में खासा दबदबा है कई सीटों पर उनका, और पश्चिम यूपी में कन्नौज से उतरने का मतलब है कि पश्चिम यूपी में अब सियासी समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन राजेश देखिए, पश्चिमी यूपी का रण जो है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत दिलचस्प, बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन आखिर बार बार समाजवादी पार्टी के अगर प्रत्याशियों को ऐसे बदला जाएगा तो जनता के बीच एक गलत संदेश पहुंचेगा। बिल्कुल मुस्कान, आप जो कह रही हैं कि गलत संदेश पहुंचने के लिए, तो बिल्कुल बात सही है कि अगर लगातार अगर बार बार कई बार प्रत्याशियों का टिकटों में फेरबदल किया जाए, उनके टिकट को काटा जाए और किसी और को वहां पे किया जाए, तो बात सही है, उसका गलत संदेश जाता है। लेकिन हर पार्टी ये चाहती है कि कोई न कोई जिताऊ कैंडिडेट जो है वहां पे ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए। तो उसी चीज को देखते हुए, क्योंकि पश्चिम यूपी का रण जो है बिल्कुल कठिन है और शुरुआत तो पश्चिम यूपी से है, तो पश्चिम यूपी में अगर इस बार जो हवा है, अगर वो जीत की हवा अगर चलानी है, तो जाहिर सी बात है उसी को लेकर अखिलेश यादव वहां पे एंट्री की है पश्चिम यूपी में। तो उसी और उस लहर को लास्ट फेज तक कामयाब रखने के लिए, कायम रखने के लिए, लगातार कायम रहे, इसलिए अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट कैसरगंज में 5वें चरण में वोटिंग है। यहां 26 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएंगे। 27 से 29 अप्रैल के बीच भाजपा हाईकमान से टिकट फाइनल होगा, ये दावा किया है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने। कैसरगंज संसदीय सीट पर करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परसपुर में चुनाव प्रबंधन बैठक के दौरान मंगलवार को भाजपा सांसद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया। उन्होंने ये तक कहा कि इस सीट पर भाजपा के साथ साथ हमारी जीत निश्चित है। यदि पार्टी को कोई संशय होता तो 1 महीने पहले ही टिकट फाइनल कर देती। पार्टी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि कैसरगंज में एक दिन पहले भी जिस प्रत्याशी को उतारेंगे वो भारी बहुमत से जीत करके आएगा। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आश्वस्त। तो ये कैसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह है। अभी तक फिलहाल टिकट का ऐलान नहीं हुआ है कि यहां से कौन दावेदारी पेश करेगा, लेकिन उसके बावजूद ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार आश्वस्त है कि बीजेपी उन पर ही दाव लगाने वाली है, यानी कि उनको ही टिकट देने वाली है। फिलहाल उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर बीजेपी 24 घंटे पहले भी प्रत्याशियों का ऐलान करती है तो भी इस सीट से उनकी जीत तय है। भूपेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र देखिए, अभी तक कैसरगंज से बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद कैसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जीत को लेकर आश्वस्त है। तमाम कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, लेकिन कैसरगंज में आखिर ऐसा कौन सा पेच फंसा है जिसकी वजह से बीजेपी अभी तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर पाई है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण सिंह अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, पहले की तरह गांवों और हर गांव जाकर के अपना प्रचार प्रसार अभी से ही तेजी से चालू कर दिया है, जनसंपर्क चालू कर दिया है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं बराबर। इससे ये लगता है कि उनको पार्टी के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि टिकट ब्रिजभूषण शरण सिंह को ही मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह दावा कर रहे हैं कि 99.9% टिकट उन्हीं को ही मिलेगा, अगर पार्टी 24 घंटे के पहले भी टिकट को डिक्लेयर करती है तब भी कैसरगंज लोकसभा से वो चुनाव जीत लेंगे, या अगर पार्टी किसी कारणवश उनको टिकट नहीं देती है तो जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से कैसरगंज उतर आएगा वो चुनाव जीत कर ही जाएगा और भारी बहुमत से जीतेगा। जिस तरीके से कैसरगंज भूपेंद्र, जिस तरीके से लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एश्योर हैं कि बीजेपी उनको ही टिकट देने वाली है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार चालू कर दिया है और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, सारी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि जो है कैसरगंज के जो सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, पार्टी के द्वारा उन्हीं को ही टिकट मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कैसरगंज सीट को लेकर के कि अभी कल से ही नामांकन शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक कैसरगंज की जो हाई प्रोफाइल की सीट है वो अभी तक किसी के पल्ले में गई नहीं है, ना तो जो ब्रिजभूषण के या ना अन्य कोई। इसी को देखते हुए जो समाजवादी, भूपेंद्र, एक सवाल और बहुत अहम हो जाता है यहाँ पर कि जिस तरीके से महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया उसके बाद लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह हाईलाइट होते रहे,
कई महीनों तक लगातार उनके खिलाफ जो तमाम महिला खिलाड़ी थी वो बयानबाजियां करती रही। क्या यही वजह है कि बीजेपी पर एक प्रेशर है जिस वजह से अभी तक बीजेपी इस सीट से टिकट नहीं दे पाई है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से महिला पहलवानों ने के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था और आए दिन इनकी जो है यहाँ पर एक जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसके लिए कहीं ना कहीं से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के जो मुख्य लोग हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक सवाल तो खड़ा ही होता है कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट कैसे से दे भी दिया जाता है तो जो हरियाणा जैसे हैं उनमें कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर एक काफी प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन इधर भी ब्रिजभूषण शरण सिंह मानने वाले भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उन्होंने अपना प्रचार प्रसार चालू कर दिया है और हर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, उनको ये संपूर्ण विश्वास है, जिसे संपूर्ण विश्वास लग रहा है कि टिकट कैसे से उन्हीं को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद भूपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।